चलिए बेटा DPV1 सॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन DPP1, फर्स्ट का C, सेकंड का C, थर्ड का C, फोर्थ का C, फिफ्थ का B, सिक्स्थ का A, सेवेंथ का A, एट्थ का C, नाइन्थ का D, टेंथ का B, 11th का D, 12th का C, 13 का B, 14 का D, 15 का C। ओके बेटा, मुझे एक DP बताइए। चेक योर स्कोर्स। ओके, तो कोई है डिस्कशन के लिए? फर्स्ट 5 में से बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि सेकंड 5 में से कोई है? 10th वाला और 7th वाला। ओके, थर्ड 5 में से कोई है? 11 to 15, 11, 12, सॉरी 14। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर 7th वाला सबसे पहले। टू बॉडीज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम आर मूविंग इन कॉन्सेंट्रिक ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो 7th वाले को अगर मैं देखूं तो दो बॉडीज मुझे दी गई है, वन इज ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड अदर इज ऑफ मास 5 किलोग्राम्स, और उनका जो रेडियस है, एक का कैपिटल R है पहले वाले का, दूसरे वाले का स्मॉल r है। then the ratio between their centripetal acceleration is such that their periods are same। periods same बताया गया है ना। ओके बेटा, देखो पीरियड सेम बताया गया है। अगर पीरियड सेम है इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा सेम है ना। ओमेगा क्या आएगा? सेम, क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ओमेगा आता है, मतलब ये दोनों पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बिना किसी और वेरिएबल के। तो जहां कहीं भी टाइम पीरियड का रिलेशन दिया गया है, मतलब वो ओमेगा का यानी एंगुलर वेलोसिटी का भी रिलेशन दिया गया है। तो अगर टाइम पीरियड सेम हुआ तो ओमेगा भी क्या है? सेम है। और उसने मुझसे पूछा है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन आएगा। देखो, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा R इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जब मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो लूंगा A1 अपॉन A2, इट विल बी R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। बट एज यू वेरी वेल नो कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो बेटा कैसे है? सेम है। तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, बस बच जाएगा R1 और R2। तो R1 को तो स्मॉल r बोला गया है, नहीं सॉरी, R1 को कैपिटल R बोला गया है और R2 को स्मॉल r बोला गया है। तो इट शुड बी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। आया समझ में आपको? तो इस हिसाब से ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो बहुत आसान था ये। 10th वाला, अ सर्टेन न्यूट्रॉन आर बिलीव टू बी रोटेटिंग अबाउट 1 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। रोटेटिंग वर्ड नहीं आना चाहिए था,
रिवॉल्यूशन आना चाहिए था, खैर ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन का रिवॉल्यूशन 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड बताया गया है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, है ना। एक न्यूट्रॉन स्टार है, वो क्या कर रहा है कि रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है किसी एक प्लैनेट के अक्रॉस, और उसका 1 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन होता है। आगे लिखा है इसने, इफ सच अ स्टार हैज अ रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर स्टार विल बी। अगर इस सच अ स्टार, इस तरह के स्टार का अगर रेडियस, अच्छा रोटेशन ही है, तो फिर यूनिट्स में रिवॉल्यूशन क्यों दे दिया इसने फिर? चलो देखते हैं अपन वैल्यूज में। तो रेडियस उसका कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर्स। द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्टार विल बी। अच्छा, तो भैया वो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्चुअल एरर था। मान के चलो कि ये आपका वो न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार, और वो रोटेट कर रहा है, और ये रोटेशन पर सेकंड होना चाहिए था, रिवॉल्यूशन नहीं। तो रोटेट कर रहा है विथ 1 रिवॉल्यूशंस या 1 रोटेशंस पर सेकंड, और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, और यहां से यहां तक जो रेडियस है वो कितना बताया बेटा, 20 किलोमीटर। तो उसने बोला है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो वेरी सिंपल, हमारे पास n है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है, यानी हमारे पास क्या है, ओमेगा। तो हम लोग लिखेंगे, देखो भाई हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है r ओमेगा स्क्वायर, यानी r मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस पाई n का होल स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r, यानी 4 इंटू 9। अच्छा आंसर पाई में है क्या, नहीं पाई में नहीं है, 9.87 n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू रेडियस 20 किलोमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ 9.87 को अप्रोक्सीमेशन में 10 पकड़ के चलो, तो मैं यहां लिखूंगा फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 10⁻³। ओके, तो फिर ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 800 इंटू 10⁻³ यानी 8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? तो देखो भाई इसमें गलती क्या हो गई, इसमें यूनिट में गलती हुई। यहां रिवॉल्यूशंस पर सेकंड दिया है, वो नहीं होना चाहिए था, वहां होना चाहिए था रोटेशंस पर सेकंड, क्योंकि इसने जो फ्रीक्वेंसी बताया है किसकी बताया, स्टार की, है ना। वर्ड्स में उसने वही बोला है कि एक स्टार है जो रोटेट कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, तो ये 1 रोटेशंस पर सेकंड आना चाहिए। तो ठीक है ना भाई, माना कि हमारा जो स्टार है वो रोटेट कर रहा है, 1 सेकंड में एक बार गोल घूम के आ जाता है वापस उसी जगह पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं उसकी सरफेस पे रखूंगा तो क्या होगा, वो पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके वापस आएगा, है कि नहीं। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, उस प्लैनेट का रेडियस कितना है, 20 किलोमीटर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस से, वो भी बोले 20 किलोमीटर होगा। तो वो ठीक है भाई, हमने बोला कि उसका रेडियस 20 किलोमीटर है। जब भी देखो याद रखो कि अगर आपको टाइम पीरियड दिया रहा या एन फ्रीक्वेंसी दिया रहे, दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ओमेगा आएगा। तो मैंने रेडियल एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला पकड़ा, r इंटू ओमेगा स्क्वायर, मैंने ओमेगा का फॉर्मूला डाला 2 पाई n और उसका स्क्वायर ले लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर और ये r। पाई का स्क्वायर वैसे तो 9.87 होता है, ये भी आप याद रखिए, उल्टी गिनती 9.87 और n की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और 20 किलोमीटर से यहाँ पर देखो मैंने इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया, 20 इंटू 10⁻³ फिर आगे क्या भाई, हमने देखा कि आंसर्स तो कुछ नेचुरल नंबर्स में नजर आ रहे हैं, तो एक काम करो 9.87 को अप्रोक्सीमेशन में 10 लिख डालो, तो 4 इंटू ये जो भी 420 क्या होता है 80 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 800 इंटू 10⁻³ तो 2 0 मैंने इसको दे दिया, तो 8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। दिस इज इट, ये था हमारा आंसर।
चलिए नेक्स्ट 11th, the length of second hand watch is 1 centimeter. The change in the velocity of its tip in 15 seconds will be. ठीक है, देखो बेटा इधर गौर से देखो, मैं सिर्फ घड़ी का सेकंड का काटा बताऊंगा आपको। तो सेकंड का काटा यहां था, फिर थोड़ी देर के बाद 15 सेकंड के बाद कहां आएगा, यहां आएगा, है ना। 15 सेकंड के बाद कहां आएगा, इधर आएगा। उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, अरे भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ 9। आपको ये भी नहीं मालूम कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कितने एंगल से गया नीचे, 90 डिग्री से गया ना। तो यहां मैं कहूंगा कि भैया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री होता है ना। अब आगे उसने मुझसे चेंज इन वेलोसिटी पूछा। अगर आपको याद होगा, हमने सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाले थे, ट्वाइस v sin θ/2। याद आया कुछ? तो मैं यहां लिख सकता हूं ट्वाइस v sin ऑफ 45। 2 मल्टीप्लाई बाय v को मैं क्या लिख सकता हूं, r इंटू ओमेगा, आया ना, r इंटू ओमेगा लिख सकता हूं ना। sin 45 1/√2। देखो फिर आगे 2/√2, 2/√2 जो है वो √2 ही होता है। बोले ये ऐसे कैसे, ये याद रखना, x/√x हमेशा √x होता है। बोले सर कैसे, क्या मैं क्या x को ऐसा नहीं लिख सकता, √x मल्टीप्लाई बाय √x? अरे मेरे भाई बताओ ना, x को ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, √x मल्टीप्लाई बाय √x। तो उसमें से एक √x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक। तो वैसे 2/√2 बचेगा क्या, √2 और r इंटू ओमेगा। चलिए अब देखते हैं r की वैल्यू क्या है। r की वैल्यू क्या है बेटा, 1 सेंटीमीटर। तो ठीक है भैया, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर्स, है ना। r की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर्स। ओमेगा जिसको मैं लिखूंगा 2π/T। ओमेगा को क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे घड़ी का जो है सेकंड के कांटे का, मिनट के कांटे का, आर हैंड का, ये सब मुझे मालूम है उसका टाइम पीरियड, ये कितनी देर में गोल घूम के वापस उसी जगह पे आएगा। तो भैया यहां पर हम लोग कहेंगे √2 इंटू 10⁻² इंटू 2π। अच्छा टाइम पीरियड हमारा कितना होता है, ये 60 सेकंड का होता है ना, 60 सेकंड का होता है सेकंड का काटा। सेकंड का काटा कितनी देर बाद उसी जगह पे आएगा, 60 सेकंड के बाद। तो भैया ये 60 सेकंड का टाइम पीरियड होगा, 1 ज़ा 30 ज़ा। तो फिर हम लोग लिखेंगे √2π/30 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या है, मैं सेंटीमीटर में, तो √2π/30 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो ऐसा कोई आंसर मौजूद है क्या, जी हाँ, द लास्ट वन, आखिरी वाला आंसर वैसे ही है। देखा आपने, समझ में आया ये? लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट, बहुत आसान, डेरिवेटिव लेना है बस। इफ द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय
थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस टी क्यूब प्लस 0.5। तो उसने पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स कितना होगा, पता लगाइए। सो इजी, आपको सिंपली करना क्या है बेटा, इसका डेरिवेटिव लेना है, डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। मतलब भैया डेरिवेटिव ऑफ ट्वाइस टी क्यूब प्लस 0.5, दैट विल बी हाउ मच, पावर नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टी स्क्वायर प्लस 0, तो ये हो जाएगा 6 टी स्क्वायर। ये हो गया ओमेगा, मगर ओमेगा मुझे एक पर्टिकुलर टाइम में पूछा है उसने, 2 सेकेंड में। तो भैया एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू 6 4 हो जाएगा 24 रेडियन पर सेकेंड, और ये हमारा आएगा सी ऑप्शन, दैट्स इट। नेक्स्ट, अगेन वेरी इजी, बस 2 बार डेरिवेटिव लेना है आपको उसका और आपका आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 14 में थीटा इक्वल्स टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 टी प्लस थीटा 2 टी का स्क्वायर। आपसे एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया बेटा, और बताया गया है कि यहाँ पर थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ टी और थीटा वेरिएबल है। तो देखो सबसे पहले जब आप उसका एक बार डेरिवेटिव लोगे तो यह अकेला कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, ये सिर्फ थीटा 1 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, ट्वाइस थीटा 2 इंटू टी। फिर एक और बार डेरिवेटिव लोगे इसका तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा, और ये इकलौता है कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2 थीटा 2, एंड दिस इज द आंसर, ट्वाइस थीटा 2। आया समझ में? वेरी इजी। नाउ द लास्ट वन, a wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Initially its angular velocity is 0. In first 2 seconds, it rotates through an angle theta. It next to 2 seconds, it rotates through an additional angle theta 2. Then the ratio of theta 2 upon theta 1 will be, ये तो फिर आपका नॉन यूनिफॉर्म का आ गया, ठीक है। तो 15th नंबर का जो प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे उसमें क्या दिया गया है, एक व्हील है जो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 0, है ना। तो हम लोग देखेंगे शुरू में उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी वो 0 थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इन फर्स्ट 2 seconds इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा 1। पहले 2 सेकेंड में उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया वो थीटा 1 था, तो पहले 2 सेकेंड में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, थीटा 1 हुआ। तो देखो बेटा, ध्यान दो सब लोग, अब अगर मैं यहां पर काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला लगाता हूं, ये वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस वाला, है ना। ये हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था काय में, लीनियर मोशन में। इसको सर्कुलर मोशन में कैसे अपन चेंज करते हैं, ओमेगा स्क्वायर, फिर बाद में क्या आता है ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, है ना। ये फॉर्मूला ऐसा कन्वर्ट होता है। अब ऐसा है, हम लोग ने देखा कि भाई ठीक है, नहीं इसमें इन फर्स्ट 2 सेकेंड रोटेट्स, टाइम दिया हुआ है, नहीं 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 ये वाला नहीं चलेगा, सॉरी माय मिस्टेक।
मैंने गलत फॉर्मूला चुन लिया क्योंकि ओमेगा का नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, S इजिकल्स टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ओके, तो मैं इसका जो काउंटर आता है वो थीटा ओमेगा 0t प्लस हाफ ऑफ अल्फा t का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो भाई, यहाँ इसने क्या बोला है कि शुरू में टाइम जब आप 2 सेकंड लेते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बेटा, थीटा 1, और ओमेगा 0 कितना था, 0। तो अकॉर्डिंगली जो मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया है, एज पर गिवन इंफॉर्मेशन, जो मुझे डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सॉल्व करूंगा तो थीटा के जगह मैं लिखूंगा थीटा 1, ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर यानी अल्फा 2 का स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, थीटा 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। चलो ठीक है, ये मेरे पास थीटा 1 आ गया। फिर उसने क्या बोला आगे, इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स इट रोटेट्स थ्रू एन एडिशनल एंगल ऑफ थीटा 2। तो भैया पहले कितना रोटेट हो चुका था बेटा, आप मुझे बताएंगे पहले कितना रोटेट हो चुका था। तो बोले वो थीटा 1 एंगल तक रोटेट हो चुका था, कितनी देर में, 2 सेकंड में। अगले 2 सेकंड में और एडिशनल थीटा 2 एंगल तक वो रोटेट हुआ। डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि देखो, मान लो कि ये आपका एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो शुरुआत यहां से करता है, तो वो यहां से यहां पहुंचा, उसने एंगल कितना कवर किया, थीटा 1। जब वो यहां पहुंचा तो टाइम, पहले शुरू जब किया था उसने टाइम कितना हो रहा था, 0 सेकेंड। जब यहां पहुंचा तो टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड्स, है ना बेटा। फिर उसके बाद जब वो और आगे गया, कितना गया आगे, और थीटा 2, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए भी टाइम कितना लगाऊंगा बेटा उसको, 2 सेकेंड्स। तो जब मैं देखूंगा कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 2 सेकेंड, फिर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 2 सेकेंड, और मैं ये कहूंगा कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा 1, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, थीटा 2। अब मुझसे पूछा गया है कि थीटा 2 अपॉन थीटा 1 क्या आएगा, पता लगा। अब अगर आप यहां से लोगे बेटा, अगर यही वाला फिर से लगाओगे फॉर्मूला और आप यहां से लगाओगे तो आपको इस जगह की इनिशियल वेलोसिटी लगेगी, फिर है ना, वहां गड़बड़ हो जाएंगे। तो फिर एक काम करो, आप पूरा यहां से खींचो तो पूरा, तो मैं बोलूंगा अगर यहां से यहां पर आने को पार्टिकल को कितना टाइम लग गया, 4 सेकेंड। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंगली। तो मैं लिखूंगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला पार्ट तो क्या है, 0 ही है, इनिशियल वेलोसिटी, हाफ ऑफ अल्फा टोटल टाइम का स्क्वायर। टोटल टाइम कितना होगा, 4, है ना। तो फिर मैं लिखूंगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, 16 अपॉन 2, 8 अल्फा। समझा ना बेटा। अब थीटा 1 को उधर लेके चले जाओ, तो 8 अल्फा माइनस थीटा 1, तो अपने पास ऑलरेडी है 2 अल्फा। देयरफॉर थीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा। देयरफॉर थीटा 2 इज इक्वल्स टू 6 अल्फा। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालना था, थीटा 2 अपॉन थीटा 1। देयरफॉर थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल्स टू 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा, 3 अपॉन 1। आया समझ में आपको बेटा। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका आंसर 3 अपॉन 1 यानी कि 3 आता है। ओके, चलिए अब स्कोर्स बताइए मुझे, आप में से कितने लोगों का स्कोर है 15 में से 15? कोई है? नहीं, मुझे लगा था 14th। कौन सा? 11, ये आ गया था। 13 का स्कोर, गुड वन। 12, गुड। 11, दैट्स ऑल्सो गुड। 10, ओके, दैट लास्ट लिमिट। उसके नीचे आपको वर्क करने की ज़रूरत है बहुत। ओके, अब DPP 1 कंप्लीट हुआ। आज मैं हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब अपने
कहा जाएगा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल का आखिरी पार्ट यानी कोई कोनिकल पेंडुलम वो लेने वाला हूँ। फिर उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट होने वाला है। तो प्रोबेबली मैं परसों, देखो कल तो ऑफ रहेगा 6 दिसंबर, 7 तारीख को मैं क्या करूँगा यहाँ पर, न्यूमेरिकल्स बाकी है क्या इसके कुछ, हाँ ठीक है, 7 तारीख को अपन DPP-2 डिस्कस करेंगे। DPP-2 सभी के पास है ना? चलिए, कौन सा वाला पार्ट? कुछ न्यूमेरिकल दिया था क्या? वो बोला था ना मैंने, लॉगबुक जब लूंगा तब बताऊंगा। ओह हाँ, ये बाकी था आपका। इतना हो गया कि इतना हो गया था ना? चलो बेटा इधर ध्यान दो सब लोग। कोनिकल पेंडुलम, यहां एक हैवी मेटालिक स्फीयर होता है, जैसे कि वो नजर आ रहा है, जिसको कहा जाता है बॉब, है ना? अ हैवी मेटालिक स्फीयर कॉल्ड एज बॉब। और ये लटकाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, है ना? इनएक्सटेंसिबल मतलब जो खींच नहीं सकते, जैसे कि रबर कैसे खींच जाता वैसा नहीं होगा। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड वेरी लाइट स्ट्रिंग, ये हल्की भी बहुत होगी, और इसे आप हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसा गोल 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 घुमाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये कोन का शेप ले लेता है ना? जब ये गोल गोल घूमेगा तो शेप काय का ले लेगा? कोन का। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। ओके, तो इसको पहले तो हम डिफाइन कर लेते हैं। A heavy sphere, सब लोग इधर ध्यान देंगे, called as bob, एक काफी हैवी स्फीयर जिसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉब। सस्पेंडेड बाय अ लाइट inextensible string from a rigid support, तो ये काफी हल्के और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से सस्पेंड यानी लटकाया गया है एक रिजिड सपोर्ट से। ऐसा सपोर्ट होना चाहिए जो ठोस हो, ऐसा ना कि फ्लेक्सिबल बार बार बंड हो रहा। तो एक रिजिड सपोर्ट से, एंड वर्ल्ड का मतलब घुमाना, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल
with uniform speed is called as conical pendulum. Is called as conical pendulum. इसे हम लोग कोनिकल पेंडुलम कहते हैं. फरजान सीधा बैठ. तो जैसे कि डेफिनेशन कहता है कोनिकल पेंडुलम क्या है? अ हैवी स्फीयर कॉल्ड एज बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक लाइट और एक एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, और एक रिजिड सपोर्ट से उसको लटकाया गया, एंड वर्ल इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में गोल घुमाया गया विद यूनिफॉर्म स्पीड. इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम. अब जब वर्ड पेंडुलम आ गया है तो उसमें टाइम पीरियड आना ज़रूरी है. तो अब हम लोग जो कैलकुलेट करने वाले हैं वो है पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. हमें इसका पीरियड भी कैलकुलेट करना है. तो देखो, कंसिडर अ हैवी स्फीयर कॉल्ड एज बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट inextensible string from a rigid support. तो आप क्या करो बेटा, इमेजिन करो कि आपके पास एक हैवी स्फीयर है जिसका नाम हम लोग बॉब कहते हैं, और उसे लटकाया गया है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, एक रिजिड सपोर्ट से. तो चलो अब उसमें जो नॉमेनक्लेचर्स इस्तेमाल होंगे, लेबलिंग जो इस्तेमाल होगी वो देखते हैं हम लोग. लेट स्मॉल m, ये रहेगा मास ऑफ द बॉब. स्मॉल m म्हणजे काय, तो बोले मास ऑफ द बॉब. L बी द लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम, या फिर लेंथ ऑफ पेंडुलम बोल दो, काफी हो जाएगा, है ना. ये लेंथ, ये दिख रहा है आपको, length of the pendulum. H be the height of the pendulum. तो पेंडुलम की हाइट जो है आप उसे H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखो ये जो एंगल यहां बन गया है थीटा, उसे हम लोग देंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. बॉयज पीछे तमीज से बैठो, वरना बेटा तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा ये. थीटा बोले तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन. आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन. तो ये सारी चीजें हमने पेंडुलम के बारे में डिस्क्राइब कर दी कि भाई हमने इमेजिन किया कि चलो ठीक है, लेंथ L उसका है, हाइट H है उसका, रेडियस R है, और थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मास ऑफ द बॉब जो है आपका M है. ठीक है. फिर हम लोग कहेंगे
जब आपका ये गोल गोल घूम रहा होगा तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, मैकेनिकल फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे होंगे, मैकेनिकल बोलना जरूरी नहीं रहेगा, जस्ट फोर्स. व्हेन द बॉब is performing circular motion with constant speed v, the forces acting on the bob are. जब आपका बॉब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा एक कांस्टेंट स्पीड v से, तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे. अगर आपने नोटिस किया होगा तो सबसे पहले उसका वजन, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यानी कि वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स है ना, एक ये रहेगा. दूसरा देखो ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसका रूप बन के आएगा. दूसरा क्या आएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि रस्सी खींचे जा रही होंगी ना ये वजन से, तो ये यहां पर टेंशन यानी तनाव पैदा हो जाएगा रस्सी में, तो बोले टेंशन इन द स्ट्रिंग. और टेंशन इन द स्ट्रिंग का देखो डायरेक्शन क्या है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. मान लो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो उसका अगर आपने एरो देखा होगा टेंशन का, तो रस्सी के साथ साथ एस की तरफ जा रहा. तो मैं यहां पर उनके बारे में डिस्क्राइब करूंगा. तो सबसे पहले लिखूंगा यहां पे वेट यानी कि mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अल्हम्दुलिल्लाह. तो वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सबसे पहले तो ये कि उसका वेट है जो पूरी तरह से नीचे की तरफ जा रहा है. दूसरा आएगा टेंशन कैपिटल T in the string acting along the length of string towards point of suspension. तो भैया हमने दूसरी चीज जो देखी वो क्या थी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के साथ एक्ट हो रही थी और उसका डायरेक्शन किधर था, टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की तरफ था. अच्छा ठीक है, समझ में आ गया. पिछली बार भी ऐसी कुछ हुआ था, हमने गाड़ी को भी ऐसे ही डिस्क्राइब किए थे. हमने बोले थे उस पर गाड़ी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक वेट था और दूसरा क्या था, नॉर्मल रिएक्शन. फिर नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में बांटे थे और फिर हमने इक्वेट किए थे. फिर सेम खेल यहाँ खेलना है, बिल्कुल सेम. अब आप यहाँ टेंशन को दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे. तो देखो यहाँ पे मैंने टेंशन को दो कंपोनेंट्स में बांटा. अब सवाल उठता कॉस थीटा किधर आएगा. देखो ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना. ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल थ्योरम. तो फिर ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा. अच्छा ये डेफिनेशन लिखना हो गया होगा ना आपका. हाँ, किसी का डेफिनेशन लिखना बाकी है क्या, मैं इरेज करने वाला हूँ. ओके, तो हमने देखा बेटा यहाँ पर ठीक है टेंशन इन द स्ट्रिंग है और वेट है, दो फोर्सेस है. अब मैं क्या करने वाला हूँ, वही जो मैंने अभी किया उसको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि टेंशन को आप दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं. द टेंशन फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स. तो टेंशन फोर्स को आपने दो कंपोनेंट्स में बांट दिया. सबसे पहला T cos थीटा which balances the weight of the bob
है ना, जो टी कॉस थीटा है वो क्या करता है, बैलेंस किसको करता है, वेट ऑफ द बॉब को। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। और दूसरा टी साइन थीटा, अगर आपने नोटिस किया होगा टी साइन थीटा का डायरेक्शन देखो बेटा कहाँ है, रेडियस के साथ साथ है और कहाँ जा रहा हो, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ, है ना, पॉइंट ओ। ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो रेडियस के साथ जाता है, सेंटर की तरफ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ये टी साइन थीटा क्या है, असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है। एंड टी साइन थीटा विच प्रोवाइड्स नेसेसरी centripetal force, therefore T sin theta is equals to mv square upon r। चलो ये रहा इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा इक्वेशन नंबर 2, है ना, ये दो आपके इक्वेशंस आ गए। अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल पहले की तरह इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो अब क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। एम और एम क्या हो जाएगा, कैंसल। ये टी और टी भी क्या हो जाएगा, कैंसल। याद रखना ये जो टी कैंसल हुआ वो कौन था, टेंशन था, टी फॉर टेंशन था ना यहाँ पे, क्योंकि आगे जाके फिर से कैपिटल टी आने वाला है, मगर वो इस बार टेंशन के लिए नहीं रहेगा, वो टाइम पीरियड के लिए रहेगा, ये बात याद रखना। तो भाई ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा फिर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना। अब देखो बेटा यहीं से एक बात पता चलती है, यार ये तो बहुत कुछ अपने को एंगल ऑफ बैंकिंग जैसी लग रहा है। जी हाँ, वही फॉर्मूला आता है। तो अगर मैं tan को उधर लेके चले जाऊं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये आपको इस बार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फॉर्मूला देता है ना। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मान लो कभी आपको स्पीड दी गई है, रेडियस दिया गया है, स्मॉल जी की तो वैल्यू आप जानते हैं 9.8, अप्रोक्सीमेशन में 10, और आपसे पूछा गया है भाई बताओ ये बॉब है ना, इसने कितना एंगल बनाया होगा वर्टिकल के साथ, तो ये फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वही एंगल ऑफ बैंकिंग वाला फॉर्मूला। मगर हमारा मेन मकसद तो वो है ही नहीं, हमारा मेन टारगेट क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा आपका वेलोसिटी, यानी स्पीड बोलना पड़ेगा। बोले वो कैसे निकालेंगे, वो तो बहुत आसान है। ये वाला पार्ट हुआ क्या बीच का, पॉइंट नंबर 1 सभी का हुआ है क्या, किसी का पॉइंट नंबर 1 बाकी है क्या? चलिए बेटा आगे देखो। अब आगे क्या करने वाले हैं हम, ये असल में आर जी को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो बचेगा क्या, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। मैंने सिर्फ आर जी को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा। अब उसका ले लो स्क्वायर रूट, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। अच्छे से है ना, पूरा जान लगा कि छींक ले एक बार क्या ठसका लगा कि छींक आ रही? नहीं तो भाई वो दबाएंगे तो फिर और आती।
सबसे गंदा कब लगता? आने वाली अटक गई रास्ते में, तो वही उस सिचुएशन में सबसे गंदा लगता हो। देखो इधर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब ये देखो, ये भी एक फॉर्मूला डिराइव हुआ हमारा स्पीड ऑफ द बॉब कैलकुलेट करने के लिए। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ द बॉब। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फॉर्मूला आ गया, हमारे पास स्पीड ऑफ द बॉब का फॉर्मूला आ गया, मगर हमको तो तलाश किसकी है? टाइम पीरियड की। तो बोले टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? देखो, पीरियड ऑफ बॉब कैन बी गिवन एज, बॉब के पीरियड को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। पीरियड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। सिर्फ हल्का सा t को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये पीरियड का t है। तो 2 पाई आर अपॉन वी। अब मेरे पास v का फॉर्मूला है, चलो डाल दो वहां पे। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो बोले भैया ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब देखो बेटा, ऐसा है x अपॉन रूट एक्स कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, रूट एक्स होता है ना। तो r अपॉन रूट आर क्या हो जाएगा? रूट आर, है ना। तो मैं, ये r है, नीचे रूट आर है, तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 पाई रूट आर अपॉन जी टेन थीटा, अंडर रूट ऑफ जी टेन थीटा। तो हुआ ये कि ये r और ये रूट आर सिर्फ रूट आर हो गया। अब ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो क्यों अलग अलग लिखो? साथ में ही लिखो। तो भैया देयरफॉर टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन जी टेन थीटा। ये इसका एक फॉर्मूला, एक एक्सप्रेशन आ गया। इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा? ये 2 था, ये इक्वेशन नंबर 3 था, ये इक्वेशन नंबर 4 था, ये इक्वेशन नंबर 5 आएगा, है ना। तो ये टाइम पीरियड का मेरे पास पहला फॉर्मूला आया। देख लो सब लोग गौर से, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r अपॉन जी टेन थीटा। अब देखिए बेटा, ये हो चुका है ना पॉइंट नंबर 2। अब बात ऐसी है बेटा नेक्स्ट कि मैं पूछूंगा, डायग्राम को गौर से देखो और मुझे बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? नहीं, क्या बोले आपने? अच्छा आप वो tan थीटा बोल रहे? नहीं, मैं उस tan थीटा की बात नहीं कर रहा, मैं डायग्रामेटिकली बोल रहा हूं tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी। tan थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऊपर ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया क्या कोई? है ना। उस ट्रायंगल में थीटा का अपोजिट साइड, साइड है, साइड लंबाई, tan थीटा कितना है? अरे भैया वो तो फोर्स हो जा रहा, वो भी पूरा नहीं है। साइड ये कितना आएगा? रेडियस r है ना, ये रेडियस r है ना, और ये कितना है? h। तो मैं यहां लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू r बाय h। तो चलो एक काम करो, यहां डाल दो, therefore टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r g मल्टीप्लाई बाय r बाई h। अब ये r और ये r हो गया कैंसल और h चला गया ऊपर। तो फिर मैं लिखूंगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन जी। मेरे पास टाइम पीरियड का ये दूसरा फॉर्मूला आया, इक्वेशन नंबर 6। देख लो बेटा अच्छे से, पहले समझा क्या? tan थीटा इस डायग्राम से देखा मैंने, इसका ऑपोजिट साइड r है, एडजेसेंट साइड h है, तो r बाई h है ना। फिर उसके बाद मैंने tan थीटा की जगह r बाई h डाला, ये r कैंसल, h चला गया ऊपर, बच्चा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ
एच अपॉन जी। अब आगे अगला क्या है, हमको देखना है कि देखो भाई एच क्या है, तो बोले ये थीटा का एडजेसेंट साइड है, थीटा का एडजेसेंट साइड है। मैं ये जानता हूं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं बोलूंगा ये लंबाई कितनी है h और ये लंबाई कितनी है l, तो कॉस थीटा लेंगे तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी h अपॉन l। इसका मतलब क्या हुआ, h इक्वल्स टू l कॉस थीटा। तो देयरफॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा, h की जगह लिखेंगे आप L cos थीटा अपॉन g, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला 7th, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन g। तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7 तीनों के तीनों जो है रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड ऑफ सिंपल, सॉरी कोनिकल पेंडुलम, सिंपल नहीं कोनिकल पेंडुलम। तो मैं लिखूंगा यहां पर इक्वेशन 5, 6 एंड 7 रिप्रेजेंट्स पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम which is independent of mass of bob। और आपने नोटिस किया होगा तीनों के तीनों फॉर्मूले में मास ऑफ बॉब नहीं आया समझ में, लिख लो। क्या आपका पॉइंट नंबर 3 हो चुका है, पॉइंट नंबर 3 लिखो, जल्दी बातें कम करो, ध्यान देकर लिखो उधर चुपचाप। डायग्राम वायग्राम तो सभी का हो गया होगा ना, डायग्राम तो शुरू में बनाते हैं। बेटा नोट्स बताइए। इक्वेशन, हाँ, पीरियड ऑफ द बॉब कैन बी गिवन एज
स्टोन ऑफ मास 1 किलोग्राम इज वर्ल्ड इन अ सर्कल अटैच विथ अ एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। तो मुझे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एक पत्थर दिया गया है जिसका मास 1 किलोग्राम होगा, उसे एक रस्सी से अटैच किया है जिसकी लंबाई 1 मीटर आपको दी गई है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो अगर स्ट्रिंग जो है थीटा एंगल मतलब कितना आ रहा, 30 डिग्री विद वर्टिकल बनाती है, तो उसका पीरियड पता लगाओ और उसका साथ ही साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी पता लगाओ। अब कैसे पता लगाएंगे, ये हुआ आपका इधर का पार्ट। सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकालना है हमको। टाइम पीरियड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो आखिरी वाला इक्वेशन नंबर 7 है ना, एल भी है, थीटा भी है, जी भी है। तो मैं यहां लिखूंगा फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L cos theta upon g। Therefore t is equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ cos theta यानी कि cos 30 1 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 30 अपॉन g, जो कि कितना होता है बेटा 9.8। cos 30 कितना होता है, √3/2। √3/2 कितना होता है 0.866 और 0.866 डिवाइडेड बाय 9.8 कितना होगा पता लगाओ, कैलकुलेटर से लो। 0.866 डिवाइडेड बाय 9.8 पता लगाओ कितना आएगा, होगा ना। बोलना बोलना 0.0 0.88 हाँ 0.08836, ठीक है ना। अब ये 0.08836 आया, मतलब ये ऐसा आएगा t इक्वल्स टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 0.08836। अब आप मुझे इसका स्क्वायर रूट लेके बताओ, 0.08836 का स्क्वायर रूट, और बाद में इसको पहले स्क्वायर रूट ले लो। ये सब असल में लॉगबुक से करना है अपने को, अभी लॉगबुक सिखाया नहीं ना, इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना दे रहा हूँ। अभी आगे जाके आपको लॉगबुक यूज़ करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में कराता तुमको एक्स्ट्रा बैच लेगा। अरे भाई मैं समझा वो अल्तमर सर ले लेंगे करके, मैथ्स वाले, मैं उनके भरोसे बैठा था, मगर वो तो ले लिया ना बैचेस। 0.08836 का स्क्वायर रूट क्या आएगा मालूम है ना कैसे निकालना है। ला बता, अब इसमें स्क्वायर रूट का ऑप्शन नहीं है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 0.08836, ये आ रहा 0.2972। ओके चलो, अब ये तो हो गया। फिर उसके बाद 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.2972, तो ये आ जाएगा 1.866 सेकेंड्स, ये आएगा टाइम पीरियड। थैंक यू। 1.866 सेकेंड्स, ये आ गया आपका टाइम पीरियड। तो ये तो पहला वाला काम हो गया। अब रही बात सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहते तो एक तरीका तो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा, वो याद है डायग्राम याद था वो टी साइन थीटा, बट टी वहां पर टेंशन है,
टाइम पीरियड नहीं है, टेंशन है वो, नहीं तो लगा दूंगा ये वाला टी उसके अंदर। तो भैया वो टेंशन है, टेंशन की वैल्यू है कि अपने पास नहीं, निकालने बैठेंगे बहुत लंबा जाएगा। तो कुछ और सोचो, बोले क्या कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर ले लो डायरेक्ट, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मैं डायरेक्ट अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना चाहता हूं, देखो बेटा सब लोग पहले बाद में लिखते बैठना, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब हमारे पास स्पीड ऑफ द बॉब का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा है ना, ये उसका स्क्वायर ले लो, तो क्या बचेगा, ओनली आर जी टेन थीटा, सही है। और ये आर और आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा क्या फिर, एम जी टेन थीटा। तो बेटा अब आपको एक और बात याद रहना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला आता है कोनिकल पेंडुलम में, और वो है एम जी टेन थीटा। अब चलो ठीक है, वैल्यूज डालो, m का वैल्यू 1, g का वैल्यू 9.8, tan 30 1/√3 होता है, tan 30 1 बाय, है ना, tan 60 √3 होता है, tan 30 1/√3 होता है, और √3 कितना 1.732, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.732। चलिए बताइए कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, 9.8 डिवाइडेड बाय 1.732, 9.8 डिवाइडेड बाय 1.732, फाइव पॉइंट सिक्स फाइव एट 5.66 का डालते हैं इसको, 5.66 न्यूटन। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। आया समझ में? इस तरह के सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। नहीं